Assalamu alaikum. Uh, I welcome you all in this new batch of MDCAT 2025. तो आज हमारा केमिस्ट्री MDCAT 2025 का लेक्चर नंबर 1 है और आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारा ये जो पूरा सिलेबस है यानी MDCAT का, इसको हम तकरीबन 50 लेक्चर्स में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और आप सबको मैं एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ इस क्लास में। और आपको जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारा MDCAT है इसमें तकरीबन 19 हमारे इस सिलेबस के 19 यूनिट्स हैं, जिसमें से जो पार्ट 1 है इसके तकरीबन 10 यूनिट्स हैं। इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है ख़ास तौर पे जिसको भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, और एज इसकी हेडिंग सजेस्ट करती है कि इसमें हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर है चाहे केपी के MDCAT है या फेडरल है या पंजाब है, तो तकरीबन 3 से 4 MCQs ज़रूर इस चैप्टर में से आते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो मैं अब बात कर रहा हूँ, अगर आप पास पेपर्स देखें MDCAT के तो आप देखेंगे कि तकरीबन ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, ख़ास तौर पे मोल कॉन्सेप्ट और यील्ड का जो कॉन्सेप्ट है बाद में आएगा, तो इन टॉपिक्स में से ज़रूर जो है क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो तकरीबन 4 एक MCQs जो है इसमें से आ जाते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब हम ये टॉपिक्स कवर करते जाएं तो इससे रिलेटेड MCQ जाके आप वेबसाइट पे जाके अटेम्प्ट करें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ताकि जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इंशाल्लाह उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। MDCAT मेन जो चीज़ आप लोगों को अक्सर बच्चों को नॉलेज है, आप लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आई थिंक वो आपका कॉन्फिडेंस है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चंस की, उतना आपको इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा और होपफुली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा, चले यूनिट 1 से बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये हमारा आज लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री और बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। इनको आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो इसमें से वैसे ही हमारे सिलेबस में ये टॉपिक्स गिवन हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला, बड़े सिंपल सी चीज़ें हैं और आपको इसका आइडिया भी होगा, लेकिन अब ज़ाहिर बात है हमारे सिलेबस में है तो इस वजह से इनसे गो थ्रू होंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, परसेंट ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन सम टाइम अब इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते अगर आप पास पेपर देखें तो इनमें से, लेकिन क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो इस वजह से इसमें से पूछे भी जा सकते हैं। तो मेन जो हमारा इसमें टॉपिक्स हैं वो जो मैंने कहा ना, मोल कॉन्सेप्ट, एंड में ये मोल कॉन्सेप्ट से आप इस चैप्टर की सही स्टडी शुरू होगी। लेकिन इनको भी आप, ज़ाहिर बात है आपको हर तरह से प्रिपेयर जाने, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस हमने करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमने सारे टॉपिक्स से गो थ्रू होना है कि सम टाइम एग्ज़ामिनर जो है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ के कुछ अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी टच कर लेते। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास की हम बात कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ एटॉमिक मास? ठीक है ना, तो एटॉमिक मास को हम देखिए, हम
जानते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के मैसेस क्या है, डिफरेंट है। इसी बेस पे हम एक एटम को दूसरे एटम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मैसेस, ठीक है। अच्छा देखें, एक आप ये जानते हैं कि एटम जो है उसका मैस इतना कम होता है कि हम उस एक एटम के मैस को यानी एक्यूरेटली उसको वे नहीं कर सकते, उसको कोई बैलेंस नहीं है हमारे पास कि एक एटम का हम मैस फाइंड आउट कर सके या वेट फाइंड आउट कर सके। सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू ए सिंगल एटम एक्यूरेटली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फिर, हम जो एटम्स के एटॉमिक मैसेज निकालते हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज होते हैं। सो रिलेटिव एटॉमिक मैस, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब बनता है। रिलेटिव का मतलब ये है कि हम एक स्टैंडर्ड ले लिया है, एक एटम है जैसे कार्बन, कार्बन 12, उसको स्टैंडर्ड ले लेते हैं और बाकी एटम्स के मैसेज को उसके साथ कंपेयर करते हैं। बल्कि अगर हम एक्यूरेटली बात करें तो कार्बन का जो आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मैस 12 है, ठीक है, उसका जो मैस है, उसके मैस का जो 12th पार्ट है, 1/12 पार्ट, जिसे हम 1 AMU या 1 एटॉमिक मैस यूनिट कहते हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड है। और बाकी एटम्स के मैसेज उसके साथ कंपेयर करके हम जो मैसेज फाइंड आउट करते हैं उन्हें हम रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मैस हम फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हम एक सिंगल एटम का मैस किसी, हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि हम उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकें। सो वी गो थ्रू रिलेटिव एटॉमिक मैसेज, ठीक है। अब रिलेटिव एटॉमिक मैसेज आप कैसे मेजर कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेजर रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ एन एटम। तो इस मॉडर्न केमिस्ट्री में वी हैव mass spectrometer. Mass spectrometer is the instrument which is used to determine the relative atomic mass of an atom, ठीक है ना। तो ये हमने एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर बनाए हुए हैं। अच्छा, मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो हम, अब जारी बात है, अभी हमने बात की कि हम एटम्स के जो एटॉमिक मैसेज हैं बाय कंपैरिजन फाइंड आउट करेंगे। एक स्टैंडर्ड होगा, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, आप हम कह देते हैं कि स्पेसिफिक मैस अभी ये 1 kg है, ठीक है ना। तो अब कोई दूसरा मैस इसके डबल हो गया, दैट इज़ 2 kg, 3 टाइम्स हो जाएगा वो 3 kg हो जाएगा, उसके हाफ है तो हाफ kg, ठीक है ना। इसी तरह आपने कंसिडर किया हुआ है कि एक स्पेसिफिक लेंथ 1 मीटर है तो उससे ट्वाइस लेंथ 2 मीटर हो जाती है। तो इसी तरह केमिस्ट्री में हमने कार्बन का जो आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 12 है उसको हमने स्टैंडर्ड ले लिया, ठीक है ना। शुरू शुरू में हाइड्रोजन को लिया जाता था, लेकिन हाइड्रोजन जो है जारी बात है गैस है, तो उसके मुकाबले में कार्बन सॉलिड है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड ले लिया। और इस कार्बन का जो आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 12 है, ठीक है, इसके एक एटम के मास को हम लेते हैं इक्वल 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम इक्वल लेते हैं 12 एटॉमिक मास यूनिट के, ठीक है। तो फिर ये जो 12 एटॉमिक मास यूनिट है इसका जो 12th पार्ट हम लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो ये देखें, मैंने कहा जो कार्बन का आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 12 है, इसके एक एटम के मास को हम इक्वल लेते हैं 12 AMU के, ठीक है। सो कार्बन 12 इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड, ये हमारा स्टैंडर्ड है इन मेजरिंग रिलेटिव एटॉमिक मैसेस। तो फिर क्या करते हैं, हाउ वी फाइंड आउट रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास हम लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। उसको डिवाइड करने का मतलब है कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग विद दिस क्वांटिटी। तो ये क्या है नीचे 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12, ये जो कार्बन 12 है इसके मास का जो 12th पार्ट है, क्योंकि 1 एटम का मास तो कितना है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कार्बन 12 जो है इसका मास इक्वल है 12 एटॉमिक मास यूनिट के, ठीक है। तो इसका 1/12 किसके इक्वल होगा, 1/12 ऑफ कार्बन 12,
तो बोथ साइड्स को 12 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1 AMU। ठीक है ना। तो बेसिकली आप नीचे ये भी लिख सकते हैं 1 AMU, लेकिन हमने लिख दिया 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12। ठीक है। तो इस फार्मूले से हमारे पास जो एटम का मास आएगा दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि दिस mass has been determined by comparing, by relating with the mass of 1/12 of 1 carbon 12। ठीक है जी। अच्छा, the masses of atoms are often expressed in atomic mass unit। ठीक है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है, अभी जैसे मैंने बता दिया कि जो कार्बन का आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 12 है, इस मैस का कार्बन 12 आइसोटोप के मैस का जो 12th पार्ट है 1/12 द मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। और ये 1 एटॉमिक मास यूनिट की क्या वैल्यू, वो ये है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। या अगर किलोग्राम में बात की जाए सो इसको किलोग्राम में कितना होगा, सो 1.661, ठीक है, इंटू 10⁻⁻24 है, तो ये हो जाएगा। सो 1 ग्राम किसके इक्वल है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg। तो ये इस तरह हो जाएगा 1.661 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। इस तरह के MCQs वैसे देने तो नहीं चाहिए याद करने वाले, लेकिन समटाइम्स ये भी आ जाते हैं, MCQs में आ सकता है क्वेश्चन में कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये आप फिर इसमें जिस ऑप्शन में ये आंसर गिवन है या किलोग्राम में है तो ये गिवन है -27, दैट इज योर आंसर। ठीक है। तो ये था, तो एटॉमिक मास की हमने बात की कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के मैसेस डिफरेंट है, जिसकी बेस पे हम एक एटम को दूसरे एटम से डिफरेंशिएट करते हैं, और एक सिंगल एटम का मैस हमारे लिए डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है। फिर तीसरी बात ये की कि हम एटम के मैसेस फिर जो फाइंड आउट करते हैं वो कौन से मैसेज हैं, वो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हैं। ठीक है। अब relative atomic masses, how we determine relative atomic masses? We determine relative atomic masses of atoms through mass spectrometer। ठीक है। फिर relative atomic mass के लिए हमारा स्टैंडर्ड क्या है, कार्बन 12 इज आर स्टैंडर्ड। फिर कार्बन 12 जो है उसके मास का भी 1/12 जो है विच इज़ इक्वल टू 1 AMU, वो हमारा स्टैंडर्ड है, और ये फार्मूला है टू डिटरमिन द रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ज़ाहिर बात है एक कंप्यूटराइज इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हमें ये वो खुद ही कैलकुलेट कर रहा होता है, उसके अंदर 1 एटॉमिक मास यूनिट की क्वांटिटी मौजूद होती है, वो खुद ही आपके एलिमेंट के एटम के मास को जो है खुद ही कंपेयर करके आपको बस डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। लेकिन हमें ये आइडिया हो पहले से कि वो कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू कैसे आती है, तो वो ये करता है कि एक एलिमेंट के मास को 1/12 से डिवाइड करके आपको प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, चले आगे फर्दर मूव करते हैं। मैस नंबर की एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, मैस नंबर जिसे हम, जी जी सर, जो पिछली स्लाइड थी उसमें आपने कहा कि जो है ना हम किसी एलिमेंट के जो मास है उसको हम जो है वो 1/12 के कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं। तो सर जी ये फॉर सपोज हम मैग्नीशियम का आइटम ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम के सर अगर हम कंपेयर करें तो मैग्नीशियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो 24 AMU होगा। अभी जो आप जिस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो AMU सर डिनोमिनेटर में आएगा, जिस ये आपने कहा कि जी 1/12 हाँ 1/12 जो मास ऑफ कार्बन 12, तो ये 1 AMU के बराबर होगा, यानी डिनोमिनेटर में हमारा 1 AMU आएगा। तो अगर हम ऊपर मैग्नीशियम का 24 रखते हैं तो ये 24 अपान में AMU आ जाएगा। तो हम पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम का जो होगा तो वो 24 AMU उसके सामने लगता है। इधर तो सर अच्छा जिसमें अच्छा सर आप बता रहे हैं, मैं समझ आ गई आपकी बात की समझ आ गई। देखिए, ये
रिलेटिव एटॉमिक मास, देखें एक अभी मैं बात कर रहा हूँ मास नंबर, वो आप जो बात कर रहे हो जो ऊपर होता है ना 24, वो बेसिकली क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक है, मास नंबर क्या है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या कहते हैं, उसका मास नंबर कहते हैं या न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। तो यूजुअली आप जब मास नंबर ऊपर लिखते हो फिर उसको डिवाइड करते हो किससे, 1 AMU से। समझ आई बात की? तो जी इसके जी जी बाद सर। फिर जो आंसर आएगा फिर उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। समझ आई बात सर की? वो तो वो, सर 24 वो अपान में एमयू में आ जाएगा ना, जिस मेथड से आप बता रहे हैं, तो एमयू तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ना ना, उसके पहले आप नहीं 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 उसको देखें। अब एक उस तरह है ना कि जब आप इधर पुट करते हैं वो उसको आप मैथ्स नंबर कंसिडर करेंगे, इसके बाद नीचे AMU की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना, वो खुद ही अगर ये है ऑलरेडी इसकी वैल्यू, चले हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यो जो भी है, ये देखें इसको आप अब इसको कंपेयर हम इस तरह करें, जैसे मैग्नीशियम की बात आप कर रहे हो ना, तो मैग्नीशियम के एक एटम का मास निकालोगे, हाउ यू विल कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के एक एटम का मास निकालने का, अब एक में चले एक स्लाइड में ना, अच्छा यहाँ पे चले मैं कर लेता हूँ। देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आप या मास नंबर लेते हो 24, ठीक है। इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करो तो ये इक्वल है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम के। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम का क्या मतलब है, जैसे डेली लाइफ में आप कहते हो डजन का मतलब 12 है ना, तो जी जी सर। केमिस्ट्री में जब मोल का वर्ड आएगा सो इट मींस यू हैव 6.02 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि आपके पास 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है, इट मींस यू हैव 6.02 इंटू 10 रेस्ट पावर 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। आपके पास मैग्नीशियम के इतने एटम्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब जी मैग्नीशियम जी के, सर। आपको ये भी आइडिया हो गया कि मैग्नीशियम के इतने एटम्स का मास 24 ग्राम है, तो इसके एक एटम का मास क्या होगा, ठीक है। सो आप क्या करोगे, देखें आप ये लिखोगे 6.02 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के इतने एटम्स का मास है 24 ग्राम्स, ठीक हो गया। बोथ साइड्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें। किससे डिवाइड करें, एवोगैड्रो नंबर से। तो जब आप एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, इधर कैंसिल हो गया, इधर आ गया 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, तो ये आ गया 24 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। बताने का मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट के जो मास नंबर होता है उसके मास नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो उसके एक एटम का मास आएगा। तो आप जो कह रहे हो वो ऊपर 24 नहीं पुट करना, यहाँ से इस जो मैंने निकाला है ना, इससे जो वैल्यू आएगी इसको उधर पुट करना है, ये वाले इसमें, यहाँ पे मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। समझ आ रही है बात की? ओके सर, ओके, समझ आ गया। हाँ, वो वैल्यू पुट करनी है और फिर इसको नीचे डिवाइड करना है इस वैल्यू से जो मैंने लिखी है, वो हमने नहीं कैलकुलेट करनी, वरना आपसे ये रिक्वायर्ड होगी। बस आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि ये फार्मूला है। समझ आई मेरी बात की? तो वो जी जी इंस्ट्रूमेंट सर, खुद ही कर थैंक रहा यू। होता है, तो हाँ नो प्रॉब्लम। तो बस वो हमने देखे मैग्नीशियम के एक एटम का मास वहाँ से निकाला, 24 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, वो यहाँ लिख दिया और नीचे इससे डिवाइड किया, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज़ नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी तरह नाइट्रोजन है लेट से, तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास ऊपर लिखेंगे, वो कैसे आएगा कि 14 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो चले इससे आपको एक और चीज़ भी समझ आ गई इस मेरी बातों में कि किसी एलिमेंट के एक एटम का मास कैसे निकालेंगे, कि उस एलिमेंट के मास नंबर को डिवाइड कर दे एवोगैड्रो नंबर से। ठीक हो गई बात? तो ये फार्मूला चले इधर मैं लिख देता हूँ कि किसी भी एलिमेंट जर्नल सा, तो हमने कैलकुलेट नहीं करना होगा क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, बस आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो मैं इधर लिख देता हूँ
mass of one atom of an element, कोई भी एलिमेंट है भाई, ठीक है जी। तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है तो हम क्या करेंगे कि उसके मास नंबर को ऊपर लिखें, मास नंबर, और डिवाइड कर दें सिंपली एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर को Na से, तो बस वो आ जाएगा। ये वैल्यू जो यहाँ से जो वैल्यू आएगी न्यूमरेटर में लिखेंगे, नीचे 1 AMU से डिवाइड किए करेंगे, इस कंपैरिजन से जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ आई बात की? जी जी सर। अच्छा, इट्स ओके। अच्छा जी, चले आगे आ जाते हैं। अब मास नंबर, तो मास नंबर चले हमने बात भी कर ली। तो मास नंबर क्या चीज़ है? किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, और इसको हम न्यूक्लियर नंबर भी कहते हैं। अक्सर ए लेवल्स की बुक में इसके लिए न्यूक्लियर नंबर का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो अब तो मैं अक्सर उसमें भी बताता हूँ दोनों तरह। तो मास नंबर और न्यूक्लियर नंबर दोनों एक ही चीज़ है। सो द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर। अब जैसे ये तो खैर सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है, सो इट मीन्स its nucleus contains 8 protons and 8 neutrons in the nucleus. अच्छा, अब आते हैं समथिंग, अब ये कुछ थोड़ी सी एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। एवरेज एटॉमिक मास में अब हम जानते हैं, आपको आइसोटोप का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, कि व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसो मीन्स सेम, टोप्स मीन प्लेस। किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहते हैं। द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक masses, डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। बहुत सारी डेफिनेशंस है मास नंबर की। द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। किसी एलिमेंट के वो एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स किसी एलिमेंट के वो एटम्स हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट है क्योंकि उनका मास डिफरेंट है, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है क्योंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम है। तो चलो, ये तो थोड़ा सा आइसोटोप्स की हमने बात कर ली और इसका आपको आइडिया भी है। तो एवरेज एटॉमिक मास ये हम कैसे निकालते हैं? तो एवरेज एटॉमिक मास, देखिए, एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के आपने सुना होगा 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। एक का एटॉमिक मास जो है 1 है, दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास 2 है, इसी तरह तीसरे का एटॉमिक मास 3 है। एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। ये नीचे जो हम लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जो सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर करके ये लिखते हैं, ये क्या होता है? मास नंबर होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। जिसका एटॉमिक मास 1 है उसको हम प्रोटियम कहते हैं, जिसका एटॉमिक मास 2 है उसे ड्यूट्रियम कहते हैं या हैवी हाइड्रोजन कहते हैं। जब ये ऑक्सीजन से मिलता है तो हैवी वाटर बनता है। जब तीसरा आइसोटोप है जो रेयरली एग्जिस्ट करता है, जिसका एटॉमिक मास 3 है, तो उसे हम ट्रिटियम कहते हैं, इसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी कहते हैं। तो अब ये हाइड्रोजन के 3 तरह के एटम्स हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, ठीक है। सो एवरेज एटॉमिक मास में निकालने के लिए हम एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के हैं तो इन तीनों आइसोटोप्स को हम कंसिडर करेंगे और फिर हर आइसोटोप के एटॉमिक मास को उसकी परसेंट अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आप ये भी जानते हैं कि अब एक एलिमेंट, जैसे मैंने हाइड्रोजन के लिए ली एग्जांपल, और भी एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स हैं। आप जानते हैं कार्बन के आइसोटोप्स कौन से हैं? आइसोटोप्स ऑफ, चले मैं लिख लेता हूँ, ऑफ कार्बन।
तो कार्बन के 3 तरह के आइसोटोप्स है। एक का एटॉमिक मास 12 है जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है। अगर आपके पास कार्बन का सैंपल है तो उसमें कार्बन 12 के एटम सबसे ज़्यादा होंगे। कार्बन 13 का आइसोटोप है कार्बन का, और इसके अलावा कार्बन 14। ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, लेकिन तीनों एक ही क्वांटिटी में अगर आपके पास सैंपल ऑफ कार्बन है तो तीनों एटम्स इक्वल क्वांटिटी में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कार्बन 12 के एटम ज़्यादा हैं तो इसकी परसेंट अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस क्या है? रिलेटिव अबंडेंस मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है। द परसेंटेज ऑफ एटम्स विद अ स्पेसिफिक एटॉमिक मास, ठीक है, इन अ सैंपल ऑफ नेचुरली एग्जिस्टिंग सैंपल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। सो किसी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे? द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमिन्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द आइसोटोपिक मासेस। किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए उस एलिमेंट के आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस हमें चाहिए होंगे। जैसे कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 ये हम लेंगे। और फिर इसके साथ साथ हम अगली चीज़ क्या लेंगे कि हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस क्या है, कि सैंपल में हर आइसोटोप की परसेंटेज क्या है। कार्बन के एटम कितनी परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 13 के एटम्स कितनी परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 14 एटम्स कितनी परसेंटेज में। सो रिलेटिव, तो into account the atomic isotopic masses and their relative abundance, the percentage of atoms with a specific atomic mass in a naturally occurring sample of an element, ठीक है। इसका फार्मूला ये हम यूज़ करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? जैसे एक एग्जांपल ले ली कि एक एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स हैं। लेट से एक आइसोटोप ए है, दूसरा आइसोटोप बी है। तो आप क्या करेंगे? मास ऑफ एन एटम ए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी परसेंट अबंडेंस। मास बी, एटम बी है तो उसके मास को उसकी परसेंट अबंडेंस से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करेंगे। सो यू विल गेट एवरेज एटॉमिक मास। चले इसकी एग्जांपल हमने ले ली। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। नियॉन एक एलिमेंट है, एक गैस है। नोबल गैसेस में आप जानते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो ये हमने नियॉन को ले लिया, ठीक है। सो नियॉन जो है एक ऐसी गैस है जिसके 3 आइसोटोप्स है इसके। एक इसका आइसोटोप है नियॉन 20, ठीक है। एक इसका आइसोटोप है नियॉन 20, एक इसका आइसोटोप है जिसका मास है, मास नंबर 21 है, नियॉन 21, और तीसरा आइसोटोप है नियॉन 22। तो ये देखें 20, 21 और 22, 3 आइसोटोप्स है। फिर हर आइसोटोप, अब नियॉन गैस का सैंपल लेंगे ना, तो उसके सैंपल में, नियॉन गैस के सैंपल में 90.92% एटम 20 के होंगे। ये इसका सबसे स्टेबल आइसोटोप है ये वाला, कि सैंपल में 91% तकरीबन एटम्स 20 के होंगे, ठीक है। 21 उसके मुकाबले में लेस स्टेबल है तो उसकी परसेंटेज कम है। ये नेचुरली, अगर नेचुरली नियॉन गैस लेंगे एयर से तो उसमें इन एटम्स की ये परसेंटेजेस हैं, और इनकी ये जो परसेंटेजेस हैं इनको रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। तो हर मास के साथ, यानी अब नियॉन 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 90.92 से। इससे मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या है कि इसके मास का 90% आप 91% कंसिडर करेंगे, इसके मास का, इसकी परसेंटेज 0.26 कंसिडर करेंगे, इसके मास में से हम 8.8, तीनों को मिला के 100%। तो जो एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, हर आइसोटोप के मास में से एक ख़ास परसेंटेज कंसिडर कर रहे हैं। सो ये जो आप किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हो बाय टेकिंग इनटू अकाउंट of the mass of isotopes and their relative abundance, इसे हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। इसको फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहा जाता है बाज़ जगहों पे। सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमिन्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द आइसोटोपिक masses एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। ये इसका फार्मूला है। ये एक एग्जांपल ले ली, ठीक है। तो एंड इस तरह से, अच्छा, बाज़ एलिमेंट जो हैं, उन ऐसे भी एलिमेंट हैं कि जिनका एक ही आइसोटोप है, लाइक गोल्ड, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट।
तो फिर उनका जो मैस है वही उनका जो रिलेटिव एटॉमिक मैस या जो उनका मैस नंबर है वही उनका एवरेज एटॉमिक मैस होगा. सो इट इज़ calculated by considering atomic masses of isotopes and their relative abundance. अच्छा, relative abundance again हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमें कैसे पता लगा कि नियॉन गैस अगर हम लेंगे तो उसके सैंपल में 91% 20 के एटम्स होंगे, तो ये परसेंट अबंडेंस भी हम डिटरमिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर. इसकी बात हम आगे करेंगे इंशाल्लाह कि वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर किस तरह से परसेंट, कहीं पे इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन आएगी तो मैं डिटेल में बताऊंगा. अच्छा, ये तो चले थोड़ी सी हमने बात की एटॉमिक मैस की. जी जी सर, ये जो आइसोटॉप्स होते हैं, ये जो आपने कहा कि इनमें से फॉर सपोज कार्बन का है, जो कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है. तो ये जी सर जी जी जब फाइंड करेंगे तो ये लाजमी होगा कि तीनों, जिसके 2 है 3 है, तो इसमें रेडियो एक्टिव होना लाजमी है. तो मतलब तो रेडियो एक्टिव जो है आइसोटॉप से. अच्छा, हाँ, मैं एक आपको बात बताऊं. एवरेज एटॉमिक मास में ना, ये जो ख़ास तौर पे जो रेडियो एक्टिव आपने बात की, इसकी परसेंटेज हम नहीं शामिल करते, क्योंकि वो होता ही नहीं, वो अनस्टेबल है, टूट जाते हैं. तो मेनली जो आइसोटोप्स होते हैं वो जो थोड़ी बहुत जिनकी, अब कार्बन 14 जो आप बात कर रहे हो, ये तो इसका इतना अनस्टेबल आइसोटोप है कि वो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, कि क्योंकि जो अगर कार्बन का सैंपल लें ना तो उसमें 99% ऑलमोस्ट कार्बन 12 के एटम्स होते हैं, 98.9 इस तरह. तो जो 13 है उसके थोड़े से, इस जहाँ तक मुझे याद, 14 है कि उसका एसबास किसी एलिमेंट के वो आइसोटोप्स जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं, जिनकी हमें परसेंट अबंडेंस फिर उसका आइडिया नहीं होता, तो फिर उसको इसमें शामिल नहीं करते हम. ठीक है ना. और वैसे भी जो अनस्टेबल वो होते हैं आइसोटोप्स, उनकी केमिस्ट्री हमारे लिए इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उनकी कोई केमिकल रिएक्टिविटी नहीं होती, उन्हें हम किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करवा पाते. सो उसको फिर, क्योंकि वो बाज़ ऐसे, अब जैसे एस्टाटीन है या फ्रांसियम है, वो इतना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि उनके तो कोई स्टेबल आइसोटोप्स ही नहीं है. तो यूजुअली एवरेज एटॉमिक मास में वही आइसोटोप्स होते हैं जिनकी थोड़ी बहुत भी, जैसे परसेंटेज, हम अब कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं ना उसमें 12 और 13 की भी परसेंटेज थोड़ी है, वो भी अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं थ्रू मैस स्पेक्ट्रोमीटर. जो कहाँ तक कार्बन 14 की बात है वो तो हमारे पास आती नहीं है, थ्रू मैस स्पेक्ट्रोमीटर भी नहीं आती, क्योंकि वो इतना अनस्टेबल आइसोटोप है. ठीक है. जी जी सर. अच्छा, इम्पेरिकल का लफ्ज़ी जो मतलब है ना वो होता है एक्सपेरिमेंटल. तो वो फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला जिसे हम कहें कि जिसे हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करेंगे, उसे हम इम्पेरिकल फार्मूला कहेंगे. इसके अलावा आपको ये भी बताया गया होगा कि जो किसी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फार्मूला है उसे हम इम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं. ठीक है. तो ये एम्पेरिकल फार्मूला जो है किसी भी एलिमेंट के, किसी भी कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान एक सिंपलेस्ट रेशो को रिप्रेजेंट करता है. तो वो फार्मूला जो किसी कंपाउंड के मालिक्यूल में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान एक सादा सिंपलेस्ट रेशो को रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम एम्पेरिकल फार्मूला कहेंगे. So the formula which represents simplest whole number ratio between the atoms of different elements in a compound is called empirical formula. ठीक है. So the formula which represents simplest whole number ratio को whole number में ले जाना है. वैसे तो आप ले जाना चाहें तो फिर और भी फ्रैक्शन में, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं है, आधे एटम का कोई मतलब नहीं होता. अब जैसे हम C6 H12 O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है. ठीक है. अब इसमें कार्बन के आइटम 6 हैं, हाइड्रोजन के आइटम 12 हैं, ऑक्सीजन के आइटम 6 हैं. ठीक है. अब हाइड्रोजन के आइटम्स हम देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के लिहाज से डबल हैं. ठीक है. तो वैसे हमें आइडिया भी हो रहा है कि इन तीनों जो है 6 से डिविजिबल है. इन तीनों को 6 से डिवाइड करें तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1. लेकिन इससे हमें ये आइडिया हो गया कि जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन के लिहाज से डबल हैं.
इनकी रेशो है 1:2:1। अच्छा, एक बात यहाँ पे सुन ले कि यहाँ पे तो आपको कह रहे होंगे यार इसकी क्या ज़रूरत थी, ये तो मुझे वैसे भी पता लग रहा था यहाँ पे। लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला वहाँ पे यूज़फुल हो जाता है जहाँ पे किसी कंपाउंड जो मैक्रो मालिक्यूल है, बड़ा मालिक्यूल है, जहाँ पे मालिक्यूल में हंड्रेड्स ऑफ एटम्स हैं, जैसे आप बायो में पढ़ते हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स हैं और उनमें तो जहाँ पे एटम मालिक्यूल में हंड्रेड्स ऑफ एटम्स हों तो फार्मूले को देखते हुए आपको डायरेक्टली आइडिया नहीं होता कि एटम्स के दरमियान क्या रेशो है। तो वहाँ पे फिर जब सिंपलेस्ट रेशो फाइंड आउट करते हैं तो बड़ा यूज़फुल होता है, हमें आइडिया होता है अच्छा कि एटम्स किस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं। अदरवाइज़ केमिस्ट्री में तो हमारे पास यूजुअली इस तरह के मालिक्यूल होंगे जहाँ पे देखने से भी आइडिया हो जाता है। तो वैसे ये ग्लूकोज का मालिक्यूलर फार्मूला है, तो जो नीचे मैंने लिखा है ये एम्पेरिकल फार्मूला है। ये फार्मूला जो ग्लूकोज 3 एलिमेंट से मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो फार्मूला जिसे मैंने सर्कल किया है, ये फार्मूला जो ग्लूकोज में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स, इनके दरमियान रेशो को सिंपल नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फार्मूला जो ग्लूकोज में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम एम्पेरिकल फार्मूला कहेंगे। ठीक है, अब इसको और नीचे नहीं जाना, ये होल में रहना। ये 1 है तो इसको अब अगर हम चाहें तो इसको 0.5 करें, इसको 1 करें, 0.5 का मतलब फिर कुछ नहीं बनेगा। तो दैट इज वाई इसमें होल का वर्ड भी यूज हुआ है। सो वो फार्मूला, द फार्मूला विच शो सिंपलेस्ट whole number ratio between the atoms of different elements in a compound is called empirical formula। अच्छा, empirical formula हर कंपाउंड के लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब H2O है, हाइड्रोजन है, वाटर है, इसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो क्या है 2:1। अब 1 से और क्या सिंपल करेगा, तो ये वाटर का मालिक्यूलर फार्मूला भी है, उसका एम्पेरिकल फार्मूला भी। इसी तरह मीथेन है, उसमें 1:4। ठीक है, तो ये याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला होगा। जहाँ कहीं पे हमें उसको सिंप्लीफाई कर सके तो फिर करते हैं। तो अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं लाइक वाटर, मीथेन और इस तरह के कई और, जहाँ कंपाउंड का मालिक्यूलर फार्मूला ही उसका एम्पेरिकल फार्मूला भी होगा इस तरह से। एग्जाम्पल यहाँ पे बेंजीन के लिए, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला CH ले लिया, यहाँ पे मैंने ग्लूकोज की भी ली हुई है। अच्छा, मालिक्यूलर फार्मूला जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, वो फार्मूला जो किसी कंपाउंड के मालिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज नोन एज मालिक्यूलर फार्मूला। जैसे आप देखें, ये अब मैंने जो लिखा है ये तो एम्पेरिकल फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला जो था ना, जो ऊपर लिखा है, ये जो है ग्लूकोज के मालिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ग्लूकोज के एक मालिक्यूल में 6 कार्बन एटम हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो ये जो ग्लूकोज का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, ये ग्लूकोज के मालिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ग्लूकोज का मालिक्यूलर फार्मूला है। ये जो H2 है, ये वाटर का मालिक्यूलर फार्मूला है, जो वाटर के मालिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करे कि हकीकत में वाटर के एक मालिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। सो वो फार्मूला जो मालिक्यूल में एटम्स के एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज नोन एज मालिक्यूलर फार्मूला। और ये जारी बात है कि मालिक्यूल के ऊपर बेस करेगा, इट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल मालिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला और मालिक्यूलर फार्मूला में एक रिलेशनशिप भी है। मालिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है ना, जहाँ कहीं पे मिसाल के तौर पे जैसे वाटर है, वाटर वाले केस में, ठीक है, ये इसका मालिक्यूलर फार्मूला है तो ये एम्पेरिकल फार्मूला भी है, दोनों सेम है, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, बाज़ जगहों पे जैसे अब ग्लूकोज है, बेंजीन है, तो बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला मैंने लिख दिया C1H1। तो इसको किससे, अगर इसको एम्पेरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करें तो C6H6 इसका मालिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। सो n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ये किसी भी कंपाउंड के एम्पेरिकल फार्मूला को एक ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो दोबारा से मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो n इंटू, और n की वैल्यू 1 2 3 कुछ और। अच्छा, एक और भी इसकी फॉर्म है कि किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को उसके एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करें तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, जिसे एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे एग्जांपल ले ले, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है C6H12O6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करे, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और इससे जो मैस आएगा वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मैस होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मैस के 12 इसका एटॉमिक मैस है, तो 6 से मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 12। चले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मैस आता है 180 ग्लूकोज का। इसका एम्पेरिकल फार्मूला है C1H2O1। एम्पेरिकल फार्मूला से जो मैस निकालेंगे उसे कहेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मैस। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मैस है, और इसका एम्पेरिकल लिखें, कार्बन 12 है इंटू 1, हाइड्रोजन 1 इंटू 2, ऑक्सीजन 16 इंटू 1, तो इसको प्लस करें तो 30 आ जाएगा। तो 30 इज द, ये इस फार्मूले से जो मैस आए, क्योंकि ये एम्पेरिकल फार्मूला है, तो एम्पेरिकल फार्मूला से जो मैस आएगा उसे कहेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मैस। तो ये बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला मैस है। ठीक हो गया जी। ओ सॉरी, बेंजीन कह रहा हूँ, ग्लूकोज। तो अब आप क्या करें, ग्लूकोज का अब इस एम्पेरिकल फार्मूला को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आए। तो आप एक तरीका ये है कि मॉलिक्यूलर मैस को न्यूमरेटर में लिखें, ऊपर 180 आपने न्यूमरेटर में लिखा, डिवाइड किया एम्पेरिकल फार्मूला से जो मैस आया है उससे डिवाइड करें। ठीक है, तो 3 6 18, तो n की वैल्यू आ गई 6। क्या आ गई? 6। यानी हम इस एम्पेरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। सो किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करें उसके एम्पेरिकल फार्मूला मास से, सो यू विल गेट द नंबर which is when multiplied with empirical formula you get molecular formula. So n into empirical formula, और अगर एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला सेम है तो n की वैल्यू 1 होगी। अदरवाइज ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड एक एग्जांपल है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? H1O1। इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड वाले केस में इस n की वैल्यू 2 है, ग्लूकोज वाले केस में 6 है, तो कहीं पे 3 होगी एंड सो ऑन। अच्छा चले जी, इसके ये तो बड़ा सिंपल सी एक बात थी। अच्छा, परसेंट ऑफ एलिमेंट से क्या मतलब होता है? ठीक है, परसेंट का लफ्ज़ी मतलब 100 होता है ना। जैसे आप अपने डेली लाइफ में आपसे कोई आपके मार्क्स की, एग्ज़ाम के मार्क्स की परसेंटेज पूछता है तो आप कहते हो भाई 90%, 95%। तो परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो आपको कहते हो भाई 90% है, तो आप जिसको बता रहे होते हो वो समझ आता है कि तकरीबन इसने हर पेपर में आउट ऑफ 100 90 मार्क्स लिए हैं। ठीक है ना। सो परसेंटेज का मतलब हम वी आर कंसिडरिंग आउट ऑफ 100। तो अब परसेंट ऑफ एलिमेंट, किसी कंपाउंड में एलिमेंट की क्या परसेंटेज है, तो इसका मतलब होगा कि 100 ग्राम कंपाउंड है तो 100 ग्राम कंपाउंड में एलिमेंट के क्या ग्राम्स हैं। सो 100 ग्राम कंपाउंड में किसी एलिमेंट के जो ग्राम्स होंगे उसे उसकी परसेंटेज कहेंगे। सो द ग्राम्स ऑफ एन एलिमेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। अब जैसे आप वाटर ले लें, ठीक है, तो वाटर है H2O, ठीक है, तो 100 ग्राम वाटर ले लें तो 100 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन के जो ग्राम्स होंगे उसे हाइड्रोजन की परसेंटेज कहेंगे। 100 ग्राम वाटर में जितने ग्राम ऑक्सीजन के होंगे उसे उसकी परसेंटेज कहेंगे। दोनों को प्लस करेंगे तो 100, क्योंकि वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। So the grams of an element in 100 grams of compound is known as percent of an element। और mass of an element परसेंट कैसे निकाल सकते हैं? बड़ा आसान तरीका है कि देखिए
एक तरीका ये है, H2O आप लिखें, जैसे वाटर में हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है तो पहले इस वाटर की का फार्मूला मैस निकालें, ठीक है, फार्मूला मैस ऑफ कंपाउंड। तो ये वाटर का फार्मूला है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 है, तो इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 इंटू 1, तो ये 18 आ गया। लेट से ये वाटर का फार्मूला मैस है। अब इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। अच्छा, ये जो किया है 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है, तो 2 एटम से तो मल्टीप्लाइड विद 2, ये हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है कंपाउंड में, उस एलिमेंट का मैस न्यूमरेटर में लिखें, डिवाइड करें फार्मूला मैस से इंटू 100। अब इस वाटर में हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, तो हाइड्रोजन, इस 18 में हाइड्रोजन का मैस क्या है, 2 है, 2 ऊपर लिखेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड विद 100, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज आएगी। ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो 16 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाइड विद 100। So how we determine the percent of an element in a compound? We simply divide the mass of that element in the compound with formula mass of the compound, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100%। 100 से मल्टीप्लाई का मतलब वी आर कंसिडरिंग 100 ग्राम ऑफ दैट कंपाउंड। एग्जाम्पल चले ले लेते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज ले लिया। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, ठीक है। अब हमें कहा जाता है कि व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। मतलब इसका क्या होगा, आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है, ग्लूकोज की परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का मतलब है कि अगर 100 ग्राम ग्लूकोज हमारे पास है तो 100 ग्राम ग्लूकोज में कितने ग्राम कार्बन होंगे, कितने ग्राम हाइड्रोजन होंगे और कितने ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि तीनों मिलके ग्लूकोज बना रहे हैं। ग्लूकोज इन 3 एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है। तो 100 ग्राम ग्लूकोज में जो कार्बन के कितने ग्राम्स हैं, कितने ग्राम्स हाइड्रोजन के और कितने ग्राम्स ऑक्सीजन के हैं, तो ये फाइंड आउट करने को परसेंटेज कंपोजिशन कहेंगे। इसका तरीका क्या होगा, तो परसेंटेज, पहले आप इसका फार्मूला मैच निकालें ऑफ ग्लूकोज, तो वो हमने निकाला वही कि क्या आता है, 180 आ गया। तो 12 कार्बन के 6 आइटम हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 12 एंड सो ऑन। चलिए इसका फार्मूला मैच। अब आपने कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो 180 में कार्बन का क्या मैस है, 72, इसके 6 आइटम्स का मैस 72 है। तो परसेंट ऑफ कार्बन, जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है उसके मैस को फार्मूला मैस से कंपेयर किया, मल्टीप्लाइड विद 100, तो 40। इस 40 का मतलब क्या है, मतलब 100, हमारे पास 100 ग्राम ग्लूकोज है तो उसमें 40 ग्राम कार्बन के होंगे। 100 ग्राम ग्लूकोज है तो उसमें 6.6 ग्राम हाइड्रोजन होंगे। 100 ग्राम ग्लूकोज में 54.4 ग्राम ऑक्सीजन के, तीनों का जो सम है वो 100 आएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन है, ठीक है। तो नीचे इसका मतलब भी मेंशन कर दिया, बड़ा सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसा। अच्छा, किसी कंपाउंड का, अब जैसे मैंने बात कही, एम्पेरिकल का जो लफ्जी मतलब है वो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपाउंड का पहले, आजकल तो हमारे पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं और पिछले 40 इयर्स में केमिस्ट्री बहुत चेंज हो गई है। यानी आज एक कंपाउंड आपने तैयार किया तो आफ्टर 1 to 2 आवर्स की स्टडी के बाद आप बता सकेंगे कि यार इस कंपाउंड का फार्मूला क्या है, इस कंपाउंड की यानी कंपोजिशन क्या है। फार्मूले का मतलब किन एलिमेंट से ये मिल के बना है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन आप बता सकेंगे। ना सिर्फ कंपोजिशन बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि इसमें एटम्स किस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, ये भी बताएंगे। और इसके अलावा आप कुछ देर के बाद ये भी बता सकेंगे कि इस कंपाउंड की क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड में एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे कहते हैं हम। तो लास्ट 40 इयर्स में इसमें डेवलपमेंट हुई है काफ़ी, और इससे बड़ा केमिस्ट्री बड़ी आसान हो गई। पहले हमें कोई नया कंपाउंड डिस्कवर करते थे या कोई नया एलिमेंट डिस्कवर करते थे तो उस एलिमेंट को समझने या उस कंपाउंड को समझने में हमें महीनों लग जाते थे, मंथ्स लग जाते थे कि भाई ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, इस कंपाउंड की क्या कंपोजिशन है, किन एलिमेंट से मिल के बना है, इस कंपाउंड का फार्मूला क्या है, या ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है,
इसकी, ये हमें मंथ्स लग जाते थे क्योंकि फिर हम उसको रिएक्ट करवाते थे। लेकिन आजकल मॉडर्न केमिस्ट्री में हमें बहुत जल्दी उसका फार्मूला, तो क्योंकि चलें ये तो अब हम एम्पेरिकल फार्मूला जो शुरू शुरू में हम पहले करते नहीं, ये क्योंकि हमारी बुक्स में कोई, अब जारी बात है हम पिछली चीज़ों को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो पुराने वक्तों में ना पहले ये होता था कि जब हम कोई नया कंपाउंड होता था तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमिन करते थे। तो एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमिन करने के कुछ स्टेप्स होते थे, ठीक है ना। तो आजकल तो मैंने कहा ना डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हमें आइडिया हो जाता है कि ये कंपाउंड की कंपोजिशन क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, एंड सो ऑन। लेकिन पुराने वक्तों में हम कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते थे, और उसमें आपने सुना हो एक कंबस्शन एनालिसिस एक तरीका होता था जिससे हम कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते थे। तो एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमिन करने के कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें से पहला स्टेप ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है ये आपको अब क्लियर हो गया। जो पीछे मैंने ग्लूकोज की एग्जांपल ली, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि कंपाउंड में मौजूद, कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलके बना है, हर एलिमेंट की परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है कि उसमें हर एलिमेंट किस परसेंटेज में मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। फिर क्या करना है, जब आपने परसेंटेजेस निकाल ली, जैसे ग्लूकोज में कार्बन की 40 आई, हाइड्रोजन ये आपने निकालनी, फिर उन 40 या 6.6 और 54.4 का हमने क्या करना है, फिर जो परसेंट मैसेज आए हैं ना उनको हर एलिमेंट के परसेंट मैच को उसके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मैस से डिवाइड करें। यानी कार्बन का 40 आया तो उसको 12 से डिवाइड करो, हाइड्रोजन का 6.6 है तो उसको, इससे क्या होगा, ये मोल्स आ जाएंगे। सो स्टेप 2 है डिटरमिन द ग्राम एटम्स, जिन्हें हम मोल्स भी कहते हैं, ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की जो परसेंट मैस आया है उसको मोल्स में कन्वर्ट करें बाय डिवाइडिंग द परसेंट मैस विद देयर एटॉमिक मैसेज, रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। ये आपने देखें उनके परसेंट मैस को डिवाइड कर दिया एटॉमिक मैस से, तो आपके पास मोल्स आ गए हर एलिमेंट के या ग्राम एटम्स। फिर क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, जो मोल्स आए हैं ना, फिर आपने देखें कि इसमें से सबसे छोटे मोल्स किस एलिमेंट के आ रहे हैं। तो जितने भी मोल्स आए हैं फिर उसमें से सारे मोल्स को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दें। वो क्यों, ताकि ये एक सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो जाए। सो डिवाइड द मोल्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 विद लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स टू गेट रेशो, एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। अगर रेशो एक होल नंबर में आ गई तो वेल एंड गुड, वो आपका एम्पेरिकल फार्मूला। अगर नहीं आ रही तो आपने उसको किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके उनको होल नंबर में कन्वर्ट करना। नॉर्मली आपको ये नहीं करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं आते कि सारे स्टेप से अप्लाई करेंगे आप। उसने आपको मोल्स निकाल के शायद एक या स्टेप कैलकुलेट करने को कह दे, ये क्योंकि न्यूमेरिकल तो नहीं है, MCQs हैं, क्वेश्चंस हैं। सो नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन दिया भी जाए, अव्वल तो इसमें से शायद ना भी आए, लेकिन आपने ये नहीं करना होगा कि चारों स्टेप्स करने हैं। बस आपको मोल्स दे दिए होंगे और आपको क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। तो इस पर कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं, चले मैं आपको डिस्कस भी कर लेता हूँ आपके साथ। अच्छा, इस सारी आज जो डिस्कशन हुई, शुरू से मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से, हमने शुरू में एटॉमिक मास की बात की और मैंने कहा कि किसी एटम का, एक एटम को हम वे नहीं कर सकते, उसको बैलेंस नहीं कर सकते, उसको हम एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने कहा स्टैंडर्ड लेते हैं कार्बन 12 को। फिर मैंने उस डिस्कशन में बताया था कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, वैसे इस तरह का MCQ आप आते हैं, ये नहीं है कि नहीं आते, आ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की क्या वैल्यू है, मैंने ग्राम्स में भी लिखी थी, किलोग्राम में भी। तो क्या, कौन सा आंसर था कि 1 एटॉमिक मास विच इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या था, ABCD में से कोई ऑप्शन, 1.661 10 की पावर -27 ग्राम्स, 1.61 10 की पावर -27 किलोग्राम, -27 मिलीग्राम्स, सेंटीग्राम कौन सा, ऑप्शन बी था इसमें, याद है आपको। उसमें जो मैंने एक लिखा था तो ग्राम्स में लिखा हुआ है नोट्स में, ठीक है ना। उसमें जो लिखा था -24 ग्राम्स था, तो मैंने कहा था किलोग्राम में हो तो फिर -27 किलोग्राम हो जाएगा। अच्छा जी,
ऑप्शन सेकंड एमसीक्यू है, क्वेश्चन है, बिल्कुल बीटा इसमें आ गया। अच्छा, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 20। अब एटॉमिक नंबर आप सब जानते हैं, एटॉमिक नंबर को आप प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक और बात याद रखें कि एटम के न्यूक्लियस में अगर वैसे उसने अगर न्यूट्रल एटम है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, सो एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ये भी याद रखें, ठीक है ना। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब चेंज होंगे जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे। तो कहते हैं एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर, या जिसे हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 20, इट्स कैटायन हैज 2 यूनिट। कहता है इसका जब कैटायन बन जाए, हैज 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर +2 चार्ज है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन इट्स कैटायन, तो कैटायन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होंगे? अब देखिए, मैं एक एग्जांपल एटम ए ले लेता हूँ, इसका कहता है एटॉमिक नंबर 20 है। तो 20 का मतलब क्या है? इसके न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 20 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर कहता है ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, इस पे चार्ज आ जाए +2, तो +2 चार्ज आने का मतलब क्या है? इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए? +2 चार्ज कब आएगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन, शाबाश, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ना, 2 लूज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? अब 18 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन लूज नहीं किए, प्रोटॉन वही 20 होंगे। सो कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन इट्स कैटायन, उसके इस कैटायन में जिस पे चार्ज +2 है, +2 पॉजिटिव चार्ज है, उसमें कितने प्रोटॉन हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इट्स कैटायन आर, तो किस ऑप्शन में ये गिवन है? 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 20 प्रोटॉन्स। तो ये हमारा जो है ऑप्शन सी, चार्ली हमारा आंसर है इसमें। अच्छा जी, तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं ये एक जैसे। तो अब यहाँ पे +2 चार्ज है, तो यहाँ पे वो नेगेटिव भी कर सकते हैं कि प्लस माइनस हैज़ 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, लेट्स से वो कहता है 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, फिर नेगेटिव का मतलब 2 गेन कर लिए, तो फिर आंसर होता है 20 प्रोटॉन 22 इलेक्ट्रॉन, लेट्स से अगर गेन कर रहा होता। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास की हमने बात की, जिसे हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कहते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए 2 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, तो हमने बात की थी, अब आपको याद भी होना चाहिए। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स, from the natural abundance of its possible isotopes from both A and B by adding number of electrons to protons. both A and B. बिल्कुल सिंपल सा है कि हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए एक हमें पॉसिबल आइसोटोप्स जो हैं उनके मैसेज चाहिए हैं। आइसोटोप्स के मैसेज के साथ साथ फिर हर आइसोटोप की पर्सन अबंडेंस क्या है, किस परसेंटेज में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं, सो वी कैन डिटरमिन एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, अब जो हमने आखिर में स्टेप्स डिस्कस किए थे ना, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ 0.24 मोल्स ऑफ आयरन, 0.36 मोल्स ऑफ सल्फर एंड 1.44 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। What is its empirical formula? यानी कहता है कंपाउंड है जो कि आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, यानी 3 एलिमेंट से मिलके बना है, आयरन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फिर उसने आपको ये भी बता दिया है कि उसमें आयरन के हमारे पास कितने मोल्स हैं? 0.24 मोल्स हैं। सल्फर के कितने मोल्स हैं? 0. ये वैल्यूज़ इस तरह की दी गई हैं कि जो आपको विदाउट कैलकुलेटर कर सके, और इसकी 1.44 है। ठीक है, कहते हैं इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? ये ऑप्शंस भी दे दी गई हैं A B C D। तो ये बड़ा आसान है। अब देखिए, मैंने आपको ये कहा
कि 4 स्टेप्स थे। पहले आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, फिर परसेंटेज कंपोजिशन हर एलिमेंट की परसेंट को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करें, मोल्स आ जाएंगे। तो ये इसने स्टेप 2 तक किया हुआ है हमारे लिए, हमने सिर्फ स्टेप 3 करना है। ये मोल्स आए, इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हमें नज़र आ रही है? 0.24, 0.36, 1.44। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 0.24। तो स्टेप 3 ये था कि जो मोल्स आए हैं इनको लीस्ट वैल्यू से डिवाइड कर ले, सबको 0.24 से डिवाइड कर दें। तो ये इससे कैंसिल होके 1 आ जाएगा। यहां पे देखें, ये इससे 0.5 टाइम्स ऑलमोस्ट ग्रेटर है, तो इससे वैसे आता है, देखें ना, तो इससे 1.5 आएगा, क्योंकि देखिए 0.24 है ना, तो 0.48 होता तो वो इसके डबल होता। तो 48 नहीं है, 0.36 है। तो कुछ आपने थोड़ा सा अपना आइडिया भी यहाँ यूज़ करना है। और इसको देखें तो अगर इससे डिवाइड करें आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 6 आता है यहाँ से। तो फिर आप क्या करेंगे? अब ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, एम्पेरिकल फार्मूला में डेफिनेशन ये की थी कि होल नंबर में होना चाहिए। तो इन सब को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 1s are 2, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 3, और 2 6 are 12। तो इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला में आयरन के 2 एटम्स होंगे, सल्फर के कितने एटम्स? 3, और ऑक्सीजन के एटम्स 12। तो इसमें वैसे यूजुअली थोड़ा ये हार्ड क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है, लेकिन वैसे आप भी सकता है। तो आपने इस तरह से इसको, तो कौन सा इसका आंसर है? अब ये तो चलिए सॉल्व हो गया है, ऑप्शन डी बनेगी आपकी। सर कौन सा? हाँ जी जी सर, ये एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ सर, मैं रिपीट कर देता हूँ, रिपीट क्यों कर नहीं? सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, इसमें मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये हुआ इस तरह है, क्वेश्चन कहता है, आप देखें ना, एक कंपाउंड है 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन से, उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? तो एक कंपाउंड जो आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, उसका एम्पेरिकल फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए उसने हमें मोल्स दे दिए कि आयरन के इतने मोल्स हैं, सल्फर के इतने मोल्स हैं, ऑक्सीजन के इतने मोल्स हैं। ठीक होगी बात? अब आपने जब मोल्स लिख लिए, तो तीसरा स्टेप ये होता है कि आप ये देखते हैं कि इनमें से सबसे छोटी वैल्यू किसके, सबसे कम मोल्स किसके हैं? तो आयरन के मोल सबसे कम थे। तो मैंने क्या किया कि इन तीनों को इससे डिवाइड कर दिया। तो इनको, इन तीनों वैल्यूज़ को छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये ज़रा वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो इसको इसी से डिवाइड किया तो 1 आया, इसको इससे डिवाइड करें तो क्या आएगा? 1.5 आएगा। अगर आपको यहाँ पे इस तरह समझ नहीं आ रही तो एक और काम कर ले कि यार ये मैं किस तरह से करूँगा इनको, जैसे आपको अब थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इस फ्रैक्शन को भूल जाए और आप इसको इस तरह से कर लें, 2 से डिवाइड करें तो 2 12s are 24, इस तरह यहाँ से क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और या इस तरह का 3 से कर लें, थोड़ा बड़े नंबर से, तो 3 8s are 24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 12s are 36। फर्दर और भी 4 से, तो आप इनको एक सिंपल नंबर में डिवाइड करके फिर कर ले, तो तब आप कैलकुलेट। वैसे अगर मैंने आपको कहा कि इस वैल्यू को अगर आप देखें तो ये तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू थी, कैंसिल होके 1 आ गया, लेकिन 0.24 और 0.36 वैल्यू को अगर आप देखें, अगर आपको आइडिया है, तो ये वैल्यू 0.24 है, ये 0.36 है। इस वैल्यू का डबल, ये इसका जो डबल है 0.24 का, इसका डबल जो होगा वो क्या होगा? 0.48 होगा। तो ये डबल तो नहीं है, लेकिन उसके हाफ के बराबर इसमें उससे ज़्यादा है। तो फिर इस तरह मैंने ये 1.5 वैल्यू आ गई। इस पर आप फिज़िक्स या किसी और आपने, अगर आपकी, अक्सर बच्चे बायो के जो होते हैं उनके थोड़ा मैथ्स वीक होता है, तो शायद आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रहा हो। तो ये मैंने तो वैसे कर लिया, लेकिन आप लोगों को अगर मुश्किल है तो आप इसको ना ज़रा सिंप्लीफाई कर लिया करें, फिर अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि आप इसको दोनों को, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके फिर आखिर में अगर आप कर लें, जैसे मैं चाहूँ तो इसको
बिल्कुल सिंप्लीफाई करूं तो 6 से डिवाइड कर दूं तो 6/4 आ जाएगा, और 6/4 को मैं अगर डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो तब भी मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 1s आर 4 और 2 आ गया, ठीक है, और फिर फ्रैक्शन लगा के तो इस तरह से 4 5s आर 20, तो 1.5 आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल ले 1.5। मुझे तो जस्ट देखने से ही वैल्यू का आइडिया हो गया था, आपको मुश्किल हो रही है तो फिर आप इसको इस तरह रफ वर्क में सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है। अच्छा, तो 1.44 को 0.24 से डिवाइड किया तो ये 6 आ गया। अब 1.5 नहीं होना चाहिए, एम्पेरिकल फार्मूला में जो वैल्यूज़ होती हैं वो होल नंबर में होती हैं, तो फिर मैंने कहा था आखिरी स्टेप ये है कि जो फ्रैक्शन में वैल्यू है उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इन सारों को फिर किसी एक सूटेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। तो छोटे से वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, 2 से करें, 2 1s are 2, 1.5 का डबल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5s are 10 और 2 1s are 2 और 3 डेसिमल एक के बाद है तो आंसर 3 आ गया। 2 6s are 12। तो ये आ गया आपके पास कि जो एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, ये हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लिया कि आयरन के 2 एटम्स होंगे, सल्फर के 3 एटम्स और ऑक्सीजन के 12 एटम्स, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन। अ कंपाउंड हैज अ मोलर मैस, एक कंपाउंड का मोलर मैस जो है वो 84 है, उसका एम्पेरिकल फार्मूला ये है, और व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। चलें इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी है। तो कंपाउंड का मोलर मैस ये है या मॉलिक्यूलर मैस, एम्पेरिकल फार्मूला दे दिया है। पीछे हमने एक डिस्कस किया था कि n एक वैल्यू है जिसे आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, n को एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने क्या कहा था, क्या आता है आपके पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो हमने ये n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू के लिए आपको क्या बताया था कि ऊपर लिखे मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस, नीचे क्या था, एम्पेरिकल फार्मूला मैस, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैस तो उसने क्वेश्चन में दे दिया 84, आपने एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लेना था, वो भी इजी है, CH2N का मतलब आपको ये, और ये एटॉमिक मैसेज गिवन होते हैं क्वेश्चन के एंड में, मैंने तो नहीं दिए हुए लेकिन पेपर में गिवन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक मैस है 12, एक एटम्स हैं तो मल्टीप्लाइड विद 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 मल्टीप्लाइड विद 2। नाइट्रोजन इसका एटॉमिक मैस 14। कुछ कॉमन आपको याद भी हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के, तो 2 and 14। तो इसको प्लस कर लिया हमने, 12 + 2 14, 14 और 14 28। 28 क्या है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला मैस है, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करें तो 28 का डबल 56 है और उसका 3 टाइम्स जो है वो 84 है। तो आंसर n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो यानी इस जगह पे अब हमारे लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना आसान हो गया कि n की वैल्यू आ गई 3। 84 को 28 से डिवाइड करो, 28 कैसे आया, इस एम्पेरिकल फार्मूला में एटम्स के मैसेस को ऐड किया तो एम्पेरिकल फार्मूला मैस आ गया, ठीक है ना। सो एम्पेरिकल फार्मूला में मौजूद एटम्स के एटॉमिक मैसेस को ऐड करें तो एम्पेरिकल फार्मूला मैस आ गया। तो 3n की वैल्यू 3 है और एम्पेरिकल फार्मूला है C1H2N1। तो ये n इन से मल्टीप्लाई होगा, C3H6 और N3, बिल्कुल है, बीटा आंसर आ जाएगा इसका। तो चले इससे आगे, ये तो आज की, चले कल इससे आगे भी हमने थोड़ा डिस्कस करना था मोल, लेकिन कल इसको डिस्कस करेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आप ये समझ लें कि ये तो कंफर्म बात है कि जब जो भी जहाँ भी आप एग्ज़ाम देंगे, चाहे किसी भी प्रोविंस का है या फेडरल का है,
वहाँ पे जब आप एमडी कैट अटेम्प्ट करेंगे तो मोल क्वेश्चन में से ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर होंगे। तो चले कल इंशाल्लाह हम मोल कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको इसका आइडिया है भी, लेकिन कल आप देखेंगे आपको इसमें सीखने को बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी और मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्रिएट करूँगा, आपसे पूछूँगा, तो एक नई डायमेंशंस में इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो विल कंटिन्यू टुमारो। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।